चलिए देखिएगा, भारतीय इतिहास में जो है मध्यकाल का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास के समय याद रखिएगा, जैसे ही दिल्ली सल्तनत का जो समय चल रहा था, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा, दिल्ली सल्तनत का तराइन युद्ध के बाद जो है यह सल्तनत का समय चालू हो जाता है, और पानीपत के युद्ध के साथ जो है ये सल्तनत समाप्त हो जाता है, ठीक है, यानी तराइन के युद्ध से ये शुरू होता है और पानीपत के युद्ध से समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके मध्य अगर आप इस बात को याद रखेंगे कि दक्षिण भारत क्षेत्र में जो है दो महत्वपूर्ण शासन या दो महत्वपूर्ण साम्राज्य जो है इसका विस्तार हो रहा था, जिसका एक विस्तार क्षेत्र था आपका विजयनगर साम्राज्य और दूसरा था आपका बहमनी साम्राज्य, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो समय है जिसमें बहमनी साम्राज्य की बात की जाती है, वह बहमनी साम्राज्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इसका विस्तार प्रारंभ हुआ था। तो दोनों जो साम्राज्य याद रखिएगा, चाहे विजयनगर साम्राज्य हो चाहे फिर वो बहमनी साम्राज्य हो, दोनों के क्षेत्र में विस्तार जो प्रारंभ हुआ है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो जितने भी अभियान थे, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि उसके जितने भी रिसर्च थे, ठीक है, उसने जितने भी प्रयोग किया अपने साम्राज्य को विस्तार करने में, उनमें से एक प्रयोग था याद रखिएगा दक्षिण क्षेत्र में अपने राजधानी को बदलना, ठीक है। तो जैसे ही उसने अपनी राजधानी बदली थी, दौलता खां जो है, ठीक है, दौलताबाद जो है याद रखिएगा, इस प्रकार से अपनी राजधानी जब बदली उसने, तो उस राजधानी के क्षेत्र के बदलने के साथ ही साथ जो है उसने पुनः जो है दिल्ली पे अपनी राजधानी फिर से शिफ्ट कर ली थी। लेकिन इसी के साथ याद रखिएगा कि जो दक्षिण क्षेत्र के जो मुसलमान थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के जो इस प्रकार के प्रयोग थे, उस प्रयोग से जो है नाखुश होने लगे, और ऐसे में जो है दक्षिण क्षेत्र में जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक का प्रभाव कम होता है, वैसे ही इस्लाम धर्म को मानने वाले जो मुसलमान थे याद रखिएगा, उनके नेताओं में से नाम था इस्माइल, ठीक है, उनके नेताओं में एक व्यक्ति था याद रखिएगा इस्माइल, जो उनका नेता कहलाता था। उन नेता ने क्या किया कि उसने जो है हसन गंगू नाम के व्यक्ति को जो है यहाँ का साम्राज्य एक, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक शासक के तौर पर जो है इसे नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों में से जो है उनके जो नेता थे याद रखिएगा, जिसका नाम इस्माइल था, उसने क्या किया, दक्षिण भारत के क्षेत्र के लिए जो है एक व्यक्ति को क्या कर दिया, एक तरीके से जो है यहाँ का राजा घोषित कर दिया, और इसका नाम था हसन गंगू, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसी ने क्या किया था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक का नाम हसन गंगू है, ठीक है। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य का जो विस्तार हुआ है हमारे दक्षिण भारत के क्षेत्र में, ठीक है, तो इसका जो समय रहा है, या फिर इसके समय की जितनी भी कहानी रही है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। बहमनी साम्राज्य के बारे में देखिएगा, बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है, या फिर बहमनी साम्राज्य के बारे में जब बात की जाती है, तो याद रखिएगा इसका एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में, चलिए इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे अपन। दक्षिण भारत में ये कृष्णा नदी, ये तुंगभद्रा, और ये नदी आपकी भीमा नदी, याद रखिएगा, ये तीन नदियों का क्षेत्र याद रखिएगा। एक आपकी कृष्णा नदी मुख्य नदी है, दूसरा भीमा इसकी सहायक नदी, और तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये जो क्षेत्र याद रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग रायचूर, ठीक है, रायचूर क्षेत्र है, याद रखिएगा। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये बरार का क्षेत्र है, बरार नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये आपका बीजापुर, ठीक है, ये आपका गोलकुंडा, बीदर, ठीक है। और इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, एक जो है आपका बीजापुर, बरार, गोलकुंडा और बीदर का क्षेत्र यहां पर, ठीक है। और इसी के क्षेत्र पे अगर दक्षिण की बात करें तो ये आपका कौन सा साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है। और यहीं पर इसको संपूर्ण रूप से हम कहते हैं, याद रखिएगा, इस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं बहमनी, ठीक है। तो बहमनी का जो क्षेत्र याद रखिएगा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो कृष्ण नदी के जो उत्तर का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य है, और कृष्णा नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र याद रखिएगा, वो आपका पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है। तो माइंडसेट एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें माइंडसेट के तौर पर जो है आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, बीदर का क्षेत्र याद रख लेना है, ठीक है। उसी के साथ याद रखना है आपको कि ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, बहमनी साम्राज्य कहलाता है, ठीक है। और दक्षिण में जो विजयनगर साम्राज्य है याद रखिएगा, इसका विस्तार दक्षिण की तरफ है, ठीक है। अब तो देखिएगा, इसको थोड़ा सा फैक्चुअल तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो
मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिण अभियान के तहत, ठीक है, जब इसने क्या किया था, दक्षिण क्षेत्र में राजधानी बनाई थी तथा कुछ समय पश्चात पुनः दिल्ली को राजधानी बनाई। ठीक है, तो जब इस क्षेत्र में जब उसने बसाया, इस क्षेत्र को बसाया, याद रखिएगा, तो दौलताबाद के नाम से जाना गया यह क्षेत्र, ठीक है, जो कि देवगिरी था, तो देवगिरी को क्या बोला गया, दौलताबाद। तो याद रखिएगा, दौलताबाद को जब ये दक्षिण क्षेत्र में राजधानी बनाता है तो उसके क्षेत्र में जो है इस्लाम धर्म जो है पूरी तरीके से लोगों ने अपनाया, और साथ ही साथ जो है उसने क्या किया, इस्लाम अपनाने वाले लोगों का जो है एक पूरी तरीके से जो है एक समूह तैयार हो गया वहां पर। ठीक है, और इसी समूह का जो नेता था, याद रखिएगा, वो कौन था, तो इस्लाम मानने वाले समूह। ठीक है, तो ये जो इस्लाम मानने वाले जो समूह थे, मतलब ऐसा समूह बोले का मतलब 10-15 लोग नहीं, याद रखिएगा, एक बड़ा समूह जो है, याद रखिएगा, इसके जो नेता थे, ठीक है, इसका नाम था इस्माइल। और इसने क्या किया, याद रखिएगा, एक व्यक्ति को जिसका नाम है हसन गंगू को इस क्षेत्र का, ठीक है, शासक घोषित कर दिया। तो इस तरीके से जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, याद रखिएगा, इस घटना के साथ आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य कहां से आया, ये आपको समझ में आ गया कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक का नाम हसन गंगू है। और साथ ही साथ याद रखिएगा दक्षिण भारत में दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली राजवंश जो है बहमनी साम्राज्य था। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा हसन गंगू के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा इस समय जो दौलताबाद में एकत्रित अमीरान ए सदा, ठीक है, ये जो ग्रुप था ना, याद रखिएगा, इस्लाम मानने वाले जो समूह है, इसका नाम है अमीरान ए सदा। ठीक है, तो अमीरान ए सदा के जो नेता थे, याद रखिएगा, इस्माइल, इसने हसन गंगू नाम के व्यक्ति को क्या किया था, राजा बना दिया या शासक बना दिया। ठीक है, अब ये हसन गंगू, आपने सोच रहे होंगे कि सर इसका नाम तो आपने कुछ अलग बताया था जो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर जाना गया, तो याद रखिएगा इसकी उपाधि थी। ठीक है, और वो है आपका अलाउद्दीन हसन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार इसके नाम के संबंध में बहुत ज्यादा पूछा था, याद रखिएगा, तो संस्थापक का नाम अगर आप याद रखें, संस्थापक, तो नाम याद रखिएगा, इसका नाम था हसन गंगू। कई बार इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, और इसके 3 से 4 नाम पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक है जाफर खां, दूसरा है हसन गंगू, और तीसरा याद रखिएगा इसे कहा जाता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, तो इसकी उपाधि जो है, याद रखिएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसकी उपाधि रही है। ठीक है, और जाफर खां के नाम से भी जाना गया है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक का नाम, तो ये तीनों नाम में से कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, या तो वो हसन गंगू ऑप्शन में होगा, या फिर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह होगा, या फिर जाफर खां होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे किसने नेता बनाया था, सॉरी शासक बनाया था, याद रखिएगा, तो इस्माइल ने बनाया था। इस्माइल जो है अमीरान ए सदा का नेता था उस समय। ठीक है, तो दक्षिण भारत के लिए जो है जो इस्लाम समूह था, याद रखिएगा, इनके द्वारा नाखुश होने पर, मोहम्मद बिन तुगलक से नाखुश होने पर जो है इन लोगों ने किसी और को शासक बना दिया, और शासक का नाम था हसन गंगू, जिसने उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। ठीक है, जिसे जाफर खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके संबंध में बहमनी साम्राज्य के संबंध में आपको बता दूं मैं कि जब बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा जाता है तो इसके बारे में 2 महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना होता है हमें। ठीक है, पहला कि इसके समय में जो है, चूंकि मैंने आपको तालीकोटा के युद्ध के बारे में बताया था, ठीक है, तो यह भी बात ध्यान रखिएगा कि तालीकोटा का युद्ध जो है इसी सबसे बहुत महत्वपूर्ण घटना के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो पहले तो हम यहां पर एक कुछ फैक्ट्स को याद रखते हैं और उसके बाद जो है हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो याद रखिएगा, संस्थापक का नाम याद रखिएगा हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या जाफर खां के नाम से जाने जाने वाला। इसने राजधानी जो बनाई थी, याद रखिएगा, गुलबर्गा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। कृष्णदेवराय ने जो है यहां पर अधिकार किया था, इसके किले पर अधिकार किया था। ठीक है, तो कल हमने जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ा था तो हमने बात किया था, याद रखिएगा, कि गुलबर्गा क्षेत्र और रायचूर क्षेत्र में जो है अधिकार किसने किया था, कृष्णदेवराय ने किया था।
ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वही गुलबर्गा जो है इसका राजधानी रखा था, सबसे पहले राजधानी इसका गुलबर्गा था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसने हसन गंगू ने जो है शासन व्यवस्था को इस प्रकार से मजबूत बनाया कि इन्होंने जो है सबसे पहले क्या किया था, याद रखिएगा, चूंकि हसन गंगू के बारे में सबसे पहले फोकस कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा हसन गंगू जो है संस्थापक रहा है और शासक के तौर पर जो है सबसे बड़ा जो इसका काम था, याद रखिएगा, इसने जो है अपना साम्राज्यवादी नीति अपनाया था। साम्राज्यवादी नीति का मतलब होता है कि अधिक से अधिक अपने आप को एक्सपेंड करना, ठीक है, अपने एरिया को एक्सपेंड करना। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो हम देखिए इस पूरे टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस पूरे शासन में जो है, इस पूरे बहमनी साम्राज्य के शासन में 18 शासक हुए, ठीक है, जो कि कुल मिलाकर 175 सालों तक शासन किया यहां पर। ठीक है, और दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत जिस तरफ से उत्तर की तरफ अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ था, तो दक्षिण क्षेत्र में जो है, दक्षिण के मध्य क्षेत्र में आप ऐसा कह सकते हैं कि दक्षिण चूंकि विजयनगर साम्राज्य का था, तो दक्षिण क्षेत्र के उत्तर में, ठीक है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में जो है बहमनी साम्राज्य अपने ताकत के साथ काम कर रहा था। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के संघर्ष की बात की जाए, तो याद रखिएगा दोनों के समय ऐसा कोई भी समय नहीं बीता है एकाध शासक को छोड़कर जब इनके मध्य संघर्ष ना हुआ हो। ठीक है, तो लगातार इनके मध्य संघर्ष, यानी कोई राजा अगर एक साल के लिए भी राजा बनता है तो यहां पर संघर्ष होगा विजयनगर साम्राज्य के साथ। ठीक है, तो लगातार इसके युद्ध की बातें जो है लगातार चलती रहती है, चर्चित होती है। तो यह भी बात ध्यान रखना है आपको कि इस साम्राज्य का जो बहमनी साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, तो यह एक प्रकार का हिंदू शासित साम्राज्य है और यह एक प्रकार का इस्लाम शासित साम्राज्य है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो याद रखिएगा, चूंकि मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह हुआ था, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना का जो समय है 1347 का है। बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का समय क्या है? कल परसों हमने पढ़ा है इसके बारे में, 1336, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1336 का समय जो है विजयनगर साम्राज्य के लिए है और बहमनी साम्राज्य का 1347 का समय है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि बहमनी साम्राज्य का जो समय रहा है उसमें टोटल कितने शासक रहे हैं? 18। ठीक है, कुल 18 शासक, और कुल कितने वर्ष तक शासन किया इन्होंने? 175 वर्ष तक शासन किया है। ठीक है, सभी के अंत रूप को मैं आपको बताऊंगा इसमें कि बहमनी साम्राज्य में सबका अंत कैसे हुआ, किस प्रकार से इनका अंत होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अंत तक जाते जाते जो है ना, जब यहां पर अंतिम शासक यहां पर बहमनी साम्राज्य में आएगा तो यह शासन व्यवस्था जो है 5 भागों में बढ़ जाता है, और 5 भागों में बंटने के कारण याद रखिएगा सभी का अंत जो है अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब बहमनी साम्राज्य जो है एक दूसरे से अलग होते हुए 5 शासनकारों में बदल जाएंगे, और ऐसे में जो है यहां पर अलग अलग वंश जो है स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, चाहे इमामदारी वंश होगा, ठीक है, इमामदारी वंश कहा जाता है, आदिल शाही वंश कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे वंश जो है 5 अलग अलग वंशों में बढ़ जाएंगे। बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, बरार जैसे क्षेत्रों में जो है ये अलग होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, यहां पर हसन गंगू जो है संस्थापक रहा है, और याद रखिएगा इसकी पहली नीति क्या थी? साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया? साम्राज्यवादी नीति के साथ जो है सबसे पहला याद रखिएगा कि बहमनी के क्षेत्र में, ठीक है, इसने क्या किया था, तो याद रखिएगा हसन ने अपने अंतिम दिनों के समय जो है ना दाबुल जैसे क्षेत्र पर अधिकार किया था, जो कि महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, बंदरगाह था। दाबुल पर अधिकार किया। दूसरा जो है याद रखिएगा, अच्छा दाबुल क्या है, तो याद रखिएगा बंदरगाह। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसने जो है बहमनी साम्राज्य को एक तरीके से नियंत्रणकारी करने के लिए, मतलब नियंत्रण में लाने के लिए, याद रखिएगा कि पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए जो है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था, याद रखिएगा प्रशासन व्यवस्था को मजबूत बनाना। ठीक है, अब प्रशासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कोई ना कोई नीति अपनाएगा ये, तो याद रखिएगा इसने जो है प्रशासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, याद रखिएगा, पूरे शासन प्रणाली को जो है 4 प्रांतों में बांट दिया था। ठीक है, इस 4 प्रांतों की प्रणाली को आप याद रखेंगे कि 4 प्रांतों की प्रणाली क्या थी इसमें। ठीक है, देखिएगा, हसन गंगू, ठीक है, याद रखिएगा इसने जो है सबसे पहले क्या किया था? प्रांतों में बंटवारा।
जहां पर उसका प्रमुख मुखिया कौन होता था, सूबेदार होता था, और सूबेदार के तहत जो है यहाँ पर शासन व्यवस्था चलती थी। चूंकि आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में भी इस प्रकार का प्रांत या इक्तादारी व्यवस्था था, ठीक है, आपने पढ़ा था इक्तादारी व्यवस्था के बारे में। तो याद रखिएगा, जिसको जमीन दिया जाता था उसे इक्तेदार कहा जाता था, और उसके पास उसका अधिकार हुआ करता था, और यहीं से कर वसूल करके वो सुल्तान तक पहुंचाता था, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा कि बहमनी के सबसे पहले ही हसन गंगू ने क्या कर दिया कि अपने पूरे राज्य को जो है बहमनी साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया, और 4 प्रांतों में बांटा था इसने, ठीक है। इसे कहा जाता था तराफो, ठीक है। इस प्रांत शब्द का अर्थ क्या था यहां पर, तराफो, याद रखिएगा। यानी इस समय जो है एक शब्द आता है तराफो, तो तराफो का अर्थ है याद रखिएगा प्रांतों में बांट देना। और ये 4 प्रांत कौन कौन से थे याद रखिएगा। सबसे पहला प्रांत था गुलबर्गा। गुलबर्गा जो है राजधानी थी, याद रखिएगा, ठीक है। पहला प्रांत गुलबर्गा, जिसे तराफो के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और दूसरा है आपका दौलताबाद, तीसरा है बीदर, ठीक है, दौलताबाद, बीदर, और उसके अलावा जो है एक है आपका बरार। तो ये 4 प्रांतों में बटा हुआ, याद रखिएगा। इसमें मुखिया कौन होता था, सूबेदार होता था, और सूबेदार के तहत जो है यहां पर शासन व्यवस्था चलता था। और सबसे बड़ा मुखिया कौन होता था, तो बहमनी साम्राज्य का सुल्तान या शासक कहलाया गया ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य या सल्तनत का जो है शासक बना करता था ये, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं आपको, तो हसन ने जो है हिंदुओं के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति या हिंदुओं के प्रति जो है उदार भावना दिखाया, और इन्होंने जो है एक सबसे पहला शासक है, याद रखिएगा, मुसलमान शासक है जिसने जजिया कर हटा दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जजिया कर हटाने वाला दक्षिण भारत का पहला मुसलमान कौन है या शासक कौन है, तो याद रखिएगा, ठीक है। हिंदुओं के प्रति उदारता और जजिया कर समाप्त कर दिया था इसने, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जजिया कर जो है किसने समाप्त किया था। ये पहला क्वेश्चन अगर आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं इससे बाकी क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जजिया कर समाप्त करने वाला पहला मुसलमान शासक, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जजिया कर नहीं वसूलने का आदेश दिया गया, और यह भारत का पहला मुस्लिम शासक रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद जो है मोहम्मद शाह प्रथम जो है इसके बाद शासक बनता है। अच्छा, हसन गंगू जो समय है, याद रखिएगा, 1347 से 1358 तक का समय है, ठीक है। 1347 से 1358 तक का समय हसन गंगू का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हसन गंगू के टॉपिक से जो है आपको ध्यान रखना है, 3 बातें आपको याद रखना है। इसने राजधानी कहां को बनाई थी, गुलबर्गा इसकी पहली राजधानी थी। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, इसने जजिया कर समाप्त किया था, और इसने प्रांतों को या फिर अपने राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए, प्रशासनिक मजबूती के लिए प्रांतों में बंटवारा किया, जिससे क्या कहते हैं, तराफो, ठीक है। तो शब्द याद रखिएगा, तराफो शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रांत होता है। जैसे हम एकता दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं, उसी प्रकार तराफो जो है प्रांत का अर्थ होता है, ठीक है, यानी प्रांत कहा जाता है। तो याद रखिएगा 4 प्रांत कौन कौन से, गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि इसके बाद ही आप आगे पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, इसी के तहत जो है ना, इस 4 प्रांत को 8 प्रांतों में बांटा जाता है, फिर आगे जाकर ये 8 प्रांतों में बढ़ जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल को कुछ ऐसा भी आप कह सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के कितने जिले, ठीक है। तो शुरुआती समय में आपके 16 जिले, फिर उसके बाद 18 हुए, ठीक है, ऐसे बढ़ते चले गए। तो उसी प्रकार याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य के प्रांतों की संख्या फिर बढ़कर कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। तो ये हसन गंगू के समय में केवल 4 प्रांत थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा दूसरा शासक जो आता है, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह प्रथम, ठीक है। अब मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में एक बात और याद रखिएगा, मोहम्मद शाह जो प्रथम है, ठीक है, इसके समय जो है याद रखिएगा, विजयनगर और वारंगल के साथ युद्ध किया था इसने, ठीक है। और विजयनगर और वारंगल के साथ युद्ध करने के साथ दौरान ही याद रखिएगा, इसने जो है जीता भी था, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें विजयनगर साम्राज्य को पढ़ाते हुए बताई थी, याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, इसके समय में युद्ध जो है, हालांकि युद्ध का जो समय है अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये हसन गंगू के समय से ही प्रारंभ हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य चूंकि 1336 के समय से स्थापित हो चुका था, याद रखिएगा, जिसके कारण ये 1347 में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब 1347 में जो है बहमनी साम्राज्य आया, 1336 में विजयनगर साम्राज्य आया, याद रखिएगा। तो उनके मध्यस्थता के आधार पर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो याद रखिएगा कि इन दोनों के मध्य जो है ना, एक तरीके से संघर्ष प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। अब संघर्ष प्रारंभ हुआ तो इसमें 2 युद्ध लड़े गए थे, याद रखिएगा। एक था आपका विजयनगर
साम्राज्य के विरुद्ध और दूसरा था आपका वारंगल के विरुद्ध। ठीक है, तो दो विरुद्ध इसके युद्ध लड़े गए थे मोहम्मद शाह के समय, एक विजयनगर के समय और विजयनगर के लिए, और दूसरा लड़ा गया था आपका वारंगल के लिए। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है, इतने युद्ध लड़े गए तो इसमें खास बात क्या है, तो याद रखिएगा पहली बार बारूद का प्रयोग दक्षिण भारत में इसी समय हुआ था। ठीक है, बारूद का प्रयोग याद रखिएगा। तो इस युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग, इससे पहले आपको मैंने पढ़ाया है पानीपत के युद्ध में क्या प्रयोग हुआ था, तोप। तो तोप में क्या लगता है, बारूद ही लगता है ना। तो कब लगा है वो, 1526 में लगा है। ये टाइमिंग देखिए 1358 के बाद की समय है, यानी उससे पहले का समय ये है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में, ठीक है, तो उत्तर भारत में पानीपत का युद्ध और दक्षिण भारत में विजयनगर का युद्ध याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि विजयनगर के युद्ध की बात करेंगे तो दक्षिण भारत का युद्ध आएगा, जिसमें जो है मोहम्मद शाह के समय जो है, ठीक है, ये युद्ध लड़ा गया और बारूद का प्रयोग हुआ। अच्छा, बारूद का प्रयोग तोप के तौर पर नहीं हुआ, याद रखिएगा। बारूद का प्रयोग जो हुआ याद रखिए गोले के तौर पर हुआ है। ठीक है, यानी कि किसी पर ब्लास्ट कर देना, आग लगा देना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तोप के तौर पर प्रयोग ना होकर के कम स्तर पर जो है बारूद का प्रयोग किया गया था। तो बहुत बड़ा एक तरीके से अगर हम लोग इसको बोले कि बहुत बड़ा प्रयोग था तो नहीं था ये। ठीक है, लेकिन बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य के समय जो है, मोहम्मद शाह के समय जो है पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था, जो कि विजयनगर और वारंगल के युद्ध में जो है इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसने जो है बारूद का तो प्रयोग किया है, साथ ही साथ जो है इसने भी प्रयास किया कि जब इसने तेलंगाना पर अधिकार किया था, याद रखिएगा तेलंगाना के क्षेत्र पर, तो इसने जो है गोलकुंडा पर अधिकार किया था, यानी वारंगल पर अधिकार करके जो है तेलंगाना क्षेत्र पर, याद रखिएगा, उसके बाद गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इसके समय जो है इसने गोलकुंडा पर अधिकार किया। ठीक है, तो याद रखिएगा गोलकुंडा और गोलकुंडा पर अधिकार किया युद्ध के बाद जो है। ठीक है, इसके समय की बात जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, याद रखिएगा, वो ये है कि इसने प्रशासन को इस प्रकार से तय कर दिया या प्रशासन को इस प्रकार से बनाया जिसके कारण जो है कहा यह जाता है कि इस समय अनुशासनहीनता पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। ठीक है, जैसे कि शराब पीना बंद करवा दिया था। ठीक है, समाज में या साम्राज्य में जो है कोई भी शराब न बेच सकता था और न ही उसे पिया जा सकता था। तो ऐसे बहुत सारे कुशल या समाज को मजबूत करने के लिए या फिर प्रशासन स्थिति को मजबूत करने के लिए इसने भी प्रयास किया, और उसी के साथ जो है इसने सामाजिक गतिविधियों को बदलने का प्रयास किया, जिसमें समाज में जो है या साम्राज्य में जो है मदपान या शराब पीना जो है बंद करवा दिया था इसने। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ याद रखिएगा मोहम्मद शाह के जो प्रथम के समय जो है, ठीक है, लगभग 1358 से 1375 तक का समय इसका समय रहा है। 1358 से लेकर 75 तक, 75 तक जो है इसका समय रहा है मोहम्मद शाह प्रथम का समय। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मोहम्मद शाह द्वितीय का समय आता है, याद रखिएगा, और मोहम्मद शाह द्वितीय का जो समय रहा है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस समय जो है ना एक भी युद्ध नहीं हुआ था, यानी विजयनगर साम्राज्य से कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह द्वितीय। ठीक है, देखिएगा इसके समय बस एक बात याद रखिएगा, शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था। ठीक है, इसका समय जो रहा है ये शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था का रहा है, और इस समय कोई भी संघर्ष नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैंने अभी क्या बताया या फिर बहमनी के लिए क्या बताया मैंने, कि कोई भी एक साल के लिए भी शासक बनता था ना तो एक संघर्ष तो करके ही जाता था रायचूर क्षेत्र के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर मैंने आपको बताया ये जो क्षेत्र है ना इसे कहते हैं कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र कहा जाता है, और इसके लिए जो है बार बार इन दोनों के मध्य क्या होता था, लड़ाइयां होती रहती थी। ठीक है, यानी कि संघर्ष होता रहता था। कभी कुछ समय तक के लिए ये बहमनी साम्राज्य के पास होता था, कभी कुछ समय के लिए ये विजयनगर साम्राज्य के पास होता था। तो ये अपने पावर को जैसे ही महसूस करते थे कि अब हम लड़ने योग्य हो गए तो रायचूर क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेते थे। तो जो भी राजा आता था
उसको ये माना जाता था कि अगर वो रायचूर क्षेत्र अपने अंदर कर लेता है, इसका मतलब है आर्थिक स्थिति में हम मजबूत होने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एकमात्र समय जब कोई संघर्ष नहीं हुआ है वो है मोहम्मद शाह द्वितीय का समय, इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो जब कोई युद्ध नहीं होगा तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, याद रखिएगा। तो इसके समय के लिए केवल एक बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, इसकी बात है ताजुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, शासक है ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह, देखिएगा ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है ना, ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान शासक था ये। ठीक है, बुद्धिमान शासक, यानी इसकी बुद्धिमानता की जो मतलब एक तरीके से ऐसा कहा जाए कि ये इस बात को समझता था कि अगर हम हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं तो जनरली साम्राज्य को जो है बचाने में अधिकार था, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम साम्राज्य को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए, सुरक्षित कर पाए। ठीक है, तो इसने क्या किया था कि जितने भी उच्च पद थे, ठीक है, अधिकांशतः उच्च पद जो है किसको दिया था, हिंदुओं को दिया हुआ था। ठीक है, मतलब इसके शासनकाल में अधिकांशतः उच्च पद जो है उच्च पद हिंदुओं को, ठीक है, इसके शासनकाल में उच्च पद जो है हिंदुओं को दिए गए थे, याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसके शासनकाल में जो है, ठीक है, इसके धार्मिक रूप से उदारता की जो मिसाल दी जाती थी, और ऐसा माना जाता था या ऐसा कहा भी जाता था कि इसने बाइबल का भी अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, तो बाइबल का अध्ययन करने वाला, ठीक है, तो इसे जो है पुरातन पंथी मुसलमान कहा गया है, याद रखिएगा। इसे कहा जाता था पुरातन पंथी मुसलमान। ठीक है, कारण था धर्म के प्रति उदारता। धर्म के प्रति उदारता के कारण जो है इसे पुरातन पंथी मुसलमान के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो देवराय प्रथम था, याद रखिएगा, इसे हराया था इसने। फिरोज शाह, आपको मैंने बताया था कि देवराय प्रथम को हराया था और उसकी बेटी से विवाह भी किया था इसने। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे जो है सोनार का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो सोनार के युद्ध में जो है देवराय प्रथम को हराया इसने और साथ ही साथ उसकी बेटी से विवाह किया था। ठीक है, पुत्री से विवाह किया था। तो बस केवल याद रख लीजिएगा सोनार के युद्ध। देवराय प्रथम को हराया था। ठीक है, तो फिरोज शाह के संबंध में इतना याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा फिरोज शाह के संबंध में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अधिकांश इसके संबंध के जितने भी क्वेश्चन है याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसने जो है ये माना जाता है कि 3 से अधिक बार जो है इसने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य में आक्रमण किया था। ठीक है, जिसमें एक अधिकार तो आपने देवराय प्रथम को हराने का भी मिलता है। तो याद रखिएगा इसने 1 से अधिक बार यानी 3 बार लगभग जो है इसने क्या किया था, याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है, साथ ही साथ जो है इसने अपने नाम पर, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है, फिरोज शाह, तो याद रखिएगा फिरोजाबाद एक शहर बसाया था, याद रखिएगा। कहां पर, तो मैंने आपको यहां पर एक नदी बताई थी जो आज हमने स्टार्ट किया था यहां पर, तो याद रखिएगा भीमा नदी के तट पर जो है ना, भीमा नदी के तट पर जो है इसने फिरोजाबाद एक नगर बसाया था। ठीक है, तो ये अपने नाम पर जो है इसने भीमा नदी के तट पर नगर बसाया फिरोजाबाद के नाम से। ठीक है, तो याद रखिएगा ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में इतना याद रखिएगा। इसका शासनकाल जो है 1397 से 1422 तक का रहा है, याद रखिएगा, 1397 से 1422 तक का। एक बात और बता दूं कि इनमें कुछ ऐसे शासक रहे हैं जो गुमनाम जिंदगी जी चुके हैं। ठीक है, गुमनाम जिंदगी का मतलब कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 6 महीने तक का शासन वाला भी रहा है, क्योंकि 18 शासक हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य में टोटल 18 शासक हुए हैं, याद रखिएगा, जिसमें से हम कुछ 4-5 को ही पढ़ते हैं जिनका समय एक अच्छा खासा समय दर्शाता है, और उनके समय के साथ जो है कुछ परिवर्तन भारत के इतिहास में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फिरोज शाह के बारे में ये 4 बिंदु मुख्य तौर पर। इसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य बिंदु याद रखिएगा ये दोनों, सोनार युद्ध, ठीक है, देवराय प्रथम को हराया, उसकी पुत्री से विवाह किया, और दूसरा भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर बसाया था या नगर बसाया था। ठीक है,
इसके बाद देखिएगा सिहाबुद्दीन अहमद शाह, ठीक है। इसके बाद एक शासक आता है, याद रखिएगा, जिसका नाम है सिहाबुद्दीन अहमद शाह। तो होता क्या है इसके समय में, याद रखिएगा, सिहाबुद्दीन अहमद शाह के समय जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होती है, याद रखिएगा, वो था इसने अपना राजधानी बदल दिया था, ठीक है। अभी तक गुलबर्गा पढ़ रहे थे आप, ठीक है। तो गुलबर्गा के क्षेत्र को छोड़कर जो है इसने अपना साम्राज्य बदला। और याद रखिएगा सिहाबुद्दीन के समय जो है, ठीक है, जो सिहाबुद्दीन, याद रखिएगा सिहाबुद्दीन की बात जब की जाती है तो इसने जो है बीदर को राजधानी बना लिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा सिहाबुद्दीन अहमद शाह का नाम, सिहाबुद्दीन अहमद शाह, ठीक है। देखिएगा इनका नाम याद करना वैसे ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि बार बार जो है ना इनके नाम के साथ आपको फैक्ट याद करने में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे याद करना है। तो याद रखिएगा फिरोजाबाद किसने बसाया, फिरोज शाह ने, ठीक है, बहमनी साम्राज्य का। तो कैसे याद करेंगे, तो याद रखिएगा सबसे पहले हसन गंगू को तो याद करना ही है, इसमें दूसरा कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हसन गंगू को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जाफर खान का नाम याद रखिएगा, अलाउद्दीन हसन का नाम याद रखिएगा, तीनों नाम उसी का है, ठीक। उसके बाद जो है पहला व्यक्ति कौन आता है उसके बाद से, तो मोहम्मद शाह या महमूद शाह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो मोहम्मद शाह प्रथम जब आता है, याद रखिएगा, तो इसके समय में, ठीक है, आपको सिर्फ दो घटना याद रखनी है इसके समय में। सिर्फ पहला ये घटना कि इसने जो है पहली बार बारूद का प्रयोग किया था युद्ध में, ठीक है। यही एक एक्चुअल फैक्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन जो है ना अगर बनेगा तो यहां बनेगा, जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक कौन है, तो हसन गंगू, ठीक। यहां से निकलकर दूसरा क्वेश्चन बनेगा, तो पहली बार बारूद का प्रयोग होने वाला, ठीक है, किस साम्राज्य में हुआ था, तो बहमनी साम्राज्य में। किस युद्ध में हुआ था, तो विजयनगर संघर्ष के साथ हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जब बनता है, याद रखिएगा कि किस बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य जो है किस वर्ष जो है या किसके शासनकाल में एक भी संघर्ष नहीं हुआ, तो मोहम्मद शाह द्वितीय के समय, याद रखिएगा, ठीक है। जब फिरोज शाह की बात करेंगे तो याद रखिएगा सोनार के युद्ध और भीमा नदी के तट पर नगर। तो देखिए 4 ही 5 फैक्ट निकल कर आया, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा सिहाबुद्दीन अहमद शाह की बात करेंगे तो याद रखिएगा फिरोज शाह के बाद जो है इसका शासन आता है, और याद रखिएगा इसके शासनकाल में जो है, ठीक है, इसे संत वली के नाम से जाना गया है, ठीक है, मतलब इसकी उपाधि है, याद रखिएगा, संत वली, ठीक है। दोनों अलग अलग शब्द हैं, याद रखिएगा, संत वली, ठीक है। तो संत वली क्यों कहा गया है इसे, याद रखिएगा, तो कारण है इसका कि इसके धर्मनिष्ठा या न्यायप्रिय होने के कारण, ठीक है, मतलब इसका जो तरीका था, याद रखिएगा, कि शासन काल में सबको धर्म के प्रति जो है उदारता, और साथ ही साथ जो है इसने जो अपना न्याय प्रणाली स्थापित किया था कि न्यायप्रिय होना शासक, जैसे कि कई बार आपने सुना होगा न्यायप्रिय शासक में किसका नाम आता है, तो इल्तुतमिश का नाम आता है, ठीक है। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा न्यायप्रिय शासकों में दक्षिण भारत में इसका नाम आता है, जो कि आपका सिहाबुद्दीन अहमद शाह है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके कुछ फैक्ट्स हैं, इसीलिए इसको न्यायप्रिय होने के कारण क्या बोला गया, संत वली, ठीक है। तो संत जैसा होता है कोई व्यक्ति जिसमें वो जजमेंट बराबर देखकर करता है, न्याय देता है, ठीक है। उसी प्रकार इस्लाम धर्म में उसको वली कहा जाता है, ठीक है, वली। तो याद रखिएगा संत वली के नाम से जाना गया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके फैक्ट को याद कर लीजिएगा, न्यायप्रिय शासक, धर्मनिष्ठ भी कहा गया इससे, तो न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके बारे में 2 बातें और याद रखिएगा। इसने सबसे पहला क्या किया था, गुलबर्गा को चेंज किया, याद रखिएगा, राजधानी स्थानांतरित या शिफ्ट किया, याद रखिएगा, गुलबर्गा से बीदर, याद रखिएगा, ठीक है। तो गुलबर्गा से बीदर राजधानी शिफ्ट किया, और साथ ही साथ याद रखिएगा इसके समय जो है, ठीक है, इसने जब बीदर को बनाया था, याद रखिएगा, या बीदर को राजधानी बनाया था, तो उसका नाम बदल दिया था। इसका जब नाम बदला तो इसका नाम रखा था, अपने नाम के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि इसके साथ इसका जब नाम देखा जाता है ना तो लगेगा कि जैसे देखिए बाकी में क्या है, फिरोजाबाद, तो ये बिल्कुल फिरोज शाह के साथ क्या है, कनेक्ट हो रहा है। इसका नाम रखा गया था मोहम्मदाबाद, ठीक है, मोहम्मदाबाद, याद रखिएगा। तो बीदर का नाम जो है मोहम्मदाबाद रखा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। किसने रखा था, तो याद रखिएगा अहमद शाह ने रखा था, ठीक है, जबकि इसको अहमदाबाद रखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मोहम्मदाबाद रखा गया था, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा इसके साथ जो है ना एक संत थे, याद रखिएगा, गेसुत राज, ठीक है, एक संत है, इसके दरबार या इसको ऐसा कह सकते हैं
कि एक संत के साथ इसका बहुत अच्छा संबंध था, ठीक है। उस संत को इसलिए याद रखना है आपको क्योंकि उसकी एक रचना है, ठीक है। तो संत का नाम है गेसुद राज संत, ठीक है। इसके समय में एक संत हुआ करता था गेसुद राज, जिसके साथ इसका बहुत अच्छा संबंध था। और इसके जो है, इसने जो है उर्दू पुस्तक मिरातुल आशिकी, ठीक है, पुस्तक का नाम है मिरातुल आशिकी, ठीक है। तो मिरातुल आशिकी नामक एक पुस्तक की रचना की गेसुद राज ने इसके शासनकाल में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है दो तीन शासक और हुए हैं, याद रखिएगा, जिसमें इनके कारनामे आप एक एक लाइन पर याद रख सकते हैं। सबसे पहला तो इनका कारनामा याद रखिएगा कि पहले कारनामा के तौर पर जो है मोहम्मद शाह तृतीय आता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद शाह तृतीय जो है ना, इसने अपने वजीर या फिर ऐसा कह सकते हैं अपने मंत्री जो है ना, एक व्यक्ति को बना दिया था जिसका नाम था महमूद गवाह, ठीक है। खुदा गवाह नाम सुना है आपने, उसी प्रकार महमूद गवाह नाम का एक व्यक्ति था, याद रखिए, जिसको वजीर बना दिया। पर्शियन व्यक्ति था, ठीक है। लेकिन उसके पास जाने से पहले मैं दो तीन व्यक्तियों के बारे में और भी बताता हूं, क्योंकि एक एक लाइन पर उनके फैक्ट को थोड़ा सा याद करिएगा। क्योंकि कारण क्या है, जैसे कई बार जो है ना कुछ फैक्ट्स इससे अलग हटकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन व्यक्तियों का अगर आपको नाम याद रहेगा तो बेहतर है, ठीक है। देखिएगा, तो जब मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए, मोहम्मद शाह प्रथम पढ़ा आपने, द्वितीय पढ़ा आपने, तृतीय पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन तृतीय के पास पहुंचने से पहले थोड़ा सा और फैक्ट याद कर लीजिएगा। इसमें कारण यह है कि कई बार जो है ना, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है एकदम आउट ऑफ सिलेबस टाइप लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन का जो तरीका है ये बहुत चेंज हो जाता है इससे, ठीक है। तो तीन प्रकार के क्वेश्चन जो है इसे पूछे गए हैं, याद रखिएगा। जैसे कि अलाउद्दीन अहमद शाह के बारे में, ठीक है, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति ही याद रखिएगा, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। सिर्फ एक फैक्ट याद रखिएगा इसके लिए, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है इसका एक फैक्ट है, याद रखिएगा, कि इसके शासनकाल में उड़ीसा के शासक कौन थे? गजपति के साथ संघर्ष। मतलब इनका संघर्ष जो है सबसे ज्यादा किसके साथ हुआ था? उड़ीसा के शासक गजपतियों के साथ, ठीक है। बाकी इसने अस्पताल बनवाया, पर्याप्त धन दिया, ठीक है। और इसने जो है एक हिंदू वैद्य को और मुस्लिम हकीम को अपने यहां रखा था, याद रखिएगा, वैद्य के तौर पर, ठीक है। साथ ही साथ जो है एक पार्शियन या ईरानी व्यापारी था, याद रखिएगा, ठीक है, जिसका नाम मैंने बताया महमूद गवाह, ठीक है। तो ये व्यापार करने आया था इस समय, इसको अपने यहां रख लिया था इसने, ठीक है। किसने? इसने रखा था। फिर इसको जब आगे इसी तरीके से क्रम बनता जाएगा, क्योंकि वो दरबार में आ गया एक बार, ठीक है। उसके बाद जो है इसके बाद आने वाले शासकों ने उसको वजीर बना लिया, प्रधानमंत्री बना लिया, ठीक है। तो शुरुआत इसने किया था, याद रखिएगा, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने, कि इसने एक व्यापारी को जो है अपने यहाँ राज्य सेवा में रख लिया था, ठीक है। तो राज्य सेवा में रखने वाला व्यक्ति या रहने वाला व्यक्ति जो था, याद रखिएगा, महमूद गवाह के नाम से जाना जाता था। एक व्यापारी था जो कि ईरानी था या पार्शियन था, कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट शासक है तो अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के बाद, याद रखिएगा, इसको हमने द्वितीय इसलिए दिया है क्योंकि इससे पहले जो है ना पहला व्यक्ति भी आता है, ठीक है। तो कई बार जो है मैंने क्या बताया कि आपको 18 शासक नहीं पढ़ने हैं, जो मुख्य घटनाओं के क्रम पर जुड़ते हैं उनके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो इसको बस केवल एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसने उड़ीसा के शासकों के साथ जो है बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, ठीक है। उड़ीसा गजपति शासक जो है वहां रहते थे, उसके साथ काफी संघर्ष इसका माना जाता है, ठीक है। अस्पताल बनवाया इसने, मतलब एक तरीके से इसके जन कल्याण भावना और साथ ही साथ जो है इसके युद्ध कौशल को दर्शाया गया है इसके अपने समय में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, एक व्यक्ति था हुमायूं शाह, ठीक है। इसको सिर्फ एक बात पे याद रखिएगा, हुमायूं शाह के नाम से, ठीक है। ये व्यक्ति को अच्छे क्रम से नहीं माना जाता, इसको जाना जाता है क्रूरता के लिए, याद रखिएगा। हुमायूं शाह जो था ये इतना क्रूर था, ठीक है। और साथ ही साथ इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, कि जालिम, ठीक है, और आलस स्वभाव का। मतलब जितना भी आपने बुरा शब्द सुना होगा इस तरीके से, ये उस प्रकार का व्यक्ति था जिसका नाम था हुमायूं शाह, ठीक है। इसे दक्कन का हीरो कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये एक तरीके का जो जैसे शब्द आता नहीं, जैसे मनमानी करने वाला, ठीक है। तो एक प्रकार से इसे जो है हम उस अलग शब्द से जोड़ते हैं, याद रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि गुंडे वाला टाइप का,
ठीक है। तो इसे जो है दक्कन का नीरो या हीरो शब्द से जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कई बार जो है हालांकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस तो नहीं देखा गया है, लेकिन जो फैक्ट आते हैं याद रखिएगा कि अपने स्वभाव के कारण जिसे जाना जाता है या क्रूरता के कारण जिसे जाना जाता है वो है आपका हुमायूं शाह, ठीक है। तो याद रखिएगा, केवल इसको याद रखिएगा कि क्रूरता, जालिम या आलस्य के लिए इतिहास में जाना जाता है। निजामुद्दीन अहमद तृतीय, ठीक है। इसके लिए बस एक बात ध्यान रखिएगा, इसके समय में निजामुद्दीन अहमद तृतीय। तो देखिएगा इसके समय में सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसको सबसे पहले याद रखिएगा, जिसको क्या किया गया था, आपको महमूद गवाह का नाम मैंने बार बार बता रहा हूं, याद रखिएगा। तो महमूद गवाह को जो है अभी व्यापार के तौर पर जो है उसे रखा गया अपने राज्य में। उसके बाद जो है इसने क्या बनाया, इसने क्या किया, निजामुद्दीन अहमद ने, याद रखिएगा, इसे अपने यहां सेनानायक बना दिया, ठीक है। तो एक तरीके से उसने सेनानायक बना दिया पहले, फिर महमूद शाह तृतीय जब आएगा, याद रखिएगा, वो वजीर ही बना देगा सीधे उसको। और ऐसे में जो है वास्तविक संस्थापक या वास्तविक शासक कौन बन जाएगा, महमूद गवाह बन जाएगा। और इसके बाद जो है बहमनी साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा व्यापारी था, ठीक है, जिसे जो है अलाउद्दीन अहमद ने क्या किया था, अपने यहां सेवा में रख लिया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसी के प्रकार से जो है याद रखिएगा निजामुद्दीन अहमद की बात की जाती है, तो याद रखिएगा इसके शासनकाल में जो है महमूद गवाह उच्च पद प्राप्त कर लिया था, यानी सामान्य तौर पर जो है उच्च पद एक प्राप्त कर लिया, सेनानायक के तौर पर जो है इसे जाना गया। और जैसे ही याद रखिएगा मोहम्मद शाह तृतीय का समय आता है, ठीक है, मोहम्मद शाह तृतीय का जो समय आता है याद रखिएगा, तो इसके समय में ठीक है, इसके समय में याद रखिएगा सारी जो घटनाएं हैं उसके समय में ज्यादातर होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यानी ऐसा कहा जाता है कि महमूद गवाह है, याद रखिएगा, इसने राज्य को जो है, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि राज्य जो है अब प्रांतों में बटेगा, ठीक है। तो प्रांत में 4 प्रांत में बटे हसन गंगू के समय, 8 प्रांत में बढ़ जाते हैं किसके समय में, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह के समय में, ठीक है। लेकिन यहां रखिएगा ये वो समय है जब महमूद गवाह जो है उच्च पद प्राप्त कर लेता है, और यहीं से जो है, मतलब यहां से अगर आप इसका टाइम जोन देखेंगे तो यहां पर एक प्रकार से वो क्या बन गया है, वास्तविक शासक बनना चालू कर देता है। यानी पावर जो है इसके पास आ जाता है, किसके पास, महमूद गवाह के पास, ठीक है। तो ये जो समय है याद रखिएगा एक तरीके से वो अंदर से जो है क्या कर रहा है, साम्राज्य को चलाने का प्रयास कर रहा है। राजा कोई और है, लेकिन उसके साथ जो है, इस बात को मैं समझाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा कि एक तरफ जो है शासक बना हुआ है कौन, निजामुद्दीन अहमद तृतीय। इसी समय से याद रखिएगा यहां से ही वो कहानी चालू हो चुकी है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां से महमूद गवाह जो है पहले व्यापारी राज्य सेवा के लिए तैयार होता है, इसके बाद धीरे धीरे सेनानायक बनता है, सेनानायक बनने के बाद उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। और उच्च पद प्राप्त होने के कारण जो है इसके पास कुछ शक्तिशाली अधिकार भी थे, जैसे प्रांतों का बंटवारा करना। तो प्रांतों को क्या है, इसने 8 टुकड़ों में बांट दिया था, ठीक है। 8 अलग अलग श्रेणियों में प्रांतों को बांटा, प्रशासन को बदल दिया गया, और सेना के प्रति जो है एक अलग प्रकार का जो है नीति अपनाया गया था महमूद गवाह के द्वारा, ठीक है। तो ये स्थिति जो है जब तक निजामुद्दीन अहमद तृतीय था, याद रखिएगा, उसके समय तक होता है। और उसके बाद जैसे ही मोहम्मद शाह आ जाता है, याद रखिएगा, और यह इस बात को समझ जाता है कि मोहम्मद जो शाह है, या सॉरी मोहम्मद गवाह है, याद रखिएगा, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, महमूद गवाह है, मोहम्मद शाह है, ठीक है। और ये शासक है, याद रखिएगा। तो इसके शासनकाल में जो है ना, महमूद गवाह को मृत्युदंड दिया जाता है, क्योंकि इसके समय में इसने क्या किया था, बहुत ज्यादा राज्य का जो प्रसार था या राज्य साम्राज्य का जो सिस्टम था उसे बहुत फेरबदल कर दिया था। और ऐसे में जो है महमूद जो गवाह है, याद रखिएगा, इसको बंदी बना लिया गया और राजदंड दे दिया गया, ठीक है। और इसकी मृत्यु हो गई, याद रखिएगा, इसके बाद से किसके समय में, मोहम्मद शाह तृतीय के समय में, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद ही जो है, चूंकि प्रशासन पूरी तरीके से बदल दिया गया था,
ठीक है, सभी लोगों को, जो भी व्यक्ति, याद रखिएगा प्रशासन को चलाने वाले जितने प्रमुख व्यक्ति थे वो महमूद गवाह के हिसाब से रहने लगे थे। ऐसे में याद रखिएगा जब मोहम्मद शाह जो है ना फिर से प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास करता है, लेकिन यह प्रयास विफल हो जाता है, क्योंकि इस समय जो है अब बहमनी साम्राज्य क्या होता है, का पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल से ही बहमनी साम्राज्य का जो पतन है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब इसके समय में दो बातें और याद रखिएगा। पहला, इसके समय जो है एक रूसी यात्री जो है यात्रा पर आया हुआ था बहमनी साम्राज्य में, और इसका नाम था निकितन। ठीक है, यात्री नाम था निकितन। ठीक है, तो अब एक नाम और जोड़ लीजिएगा अपने लिस्ट में, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में तो आपने जोड़ ही लिया है। एक रूसी यात्री का नाम याद रख लीजिएगा, निकितन, जो कि किसके समय आया था, मोहम्मद शाह तृतीय के समय में, याद रखिएगा। ठीक है, अंततः जो है याद रखिएगा करीमुल्ला जो है अंतिम शासक था इस समय बहमनी साम्राज्य का। करीमुल्ला नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार इसे खलीमुल्ला, कलीमुल्ला ऐसे कुछ नाम मिलते हैं, याद रखिएगा इसके। ठीक है, तो अंतिम शासक का नाम याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक निकितन नाम था। कलीमुल्ला के नाम से जाना जाता है, कलीमुल्ला या खलीमुल्ला के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अंतिम शासक था, और इसके बाद जो है याद रखिएगा, ठीक है, बहमनी साम्राज्य जो है इसी के समय में 5 भागों में टूट जाता है। ठीक है, पूरा बहमनी साम्राज्य ही बढ़ जाता है, याद रखिएगा। 1526 से 38 के समय जो है यह घटना घटती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य जो है 5 भागों में बढ़ गया, और उसके बाद जो है बहमनी साम्राज्य जब 5 भागों में बटा तो उसके बारे में भी याद रखिएगा। बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बट गया। तो याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य जो है 5 राज्यों में बढ़ गया था इसके समय में। ठीक है, अब इसके 5 राज्यों का नाम थोड़ा सा याद रखिए, कौन कौन से राज्य बने थे इस समय में। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला जो है इन 5 राज्यों के क्रम को देखेंगे तो याद रखिएगा तो पहला साम्राज्य है, याद रखिएगा बरार। दूसरा है बीदर। तीसरा है अहमदनगर। चौथा है गोलकुंडा, और एक है याद रखिएगा बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, और एक नाम है आपका बीजापुर कर लिया हमने, बीजापुर। ठीक है, तो याद रखिएगा बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका स्थापना वर्ष अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी बहमनी साम्राज्य से, तो मैंने अभी लगभग 4 क्वेश्चन बताए होंगे आपको इंपॉर्टेंट टाइप के। ठीक है, 5 क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा, याद रखिएगा। सॉरी, 6 क्वेश्चन हम इस पर कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, तो याद रखिएगा 5वां क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से कौन सा राज्य अलग हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा, और सबसे पहले अलग हुआ था बरार। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। और 6वां क्वेश्चन जो पूछा था, याद रखिएगा कि तालिक कोटा के युद्ध में कौन शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को जो है आपके पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये तैयारी का आपको याद रखना होगा, ये 6 क्वेश्चन बहमनी साम्राज्य से पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए देखिएगा इसके बारे में बात करें तो बरार जो है, याद रखिएगा 1484 में, ठीक है, सबसे पहला जो स्थापित हुआ था बरार, याद रखिएगा 1484 में स्थापित हुआ। और याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले विभाजित होने वाला या अलग होने वाला राज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला राज्य याद रखिएगा
यहां पर कौन सा वंश था, तो याद रखिएगा इमाद शाह वंश जो है स्थापित हुआ था। यानी यहां का जो वंश था, याद रखिएगा, या शासक जो है इमाद शाह वंश जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही जब बहमनी का अंत आता है, याद रखिएगा बहमनी जब अलग होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, अच्छा ये जो राजा है ना, यानी यहां बरार का जो शासक है, याद रखिएगा वो इमाद शाह है, और वंश की बात करेंगे तो इमाद शाही वंश। ठीक है, इमाद शाह इमाद शाही वंश, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1574 में, ठीक है, 1574 में क्या हुआ था, याद रखिएगा 1574 में अहमदनगर ने क्या किया था, इस पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है, ये जो अहमदनगर वाला है ना, इसने आक्रमण कर दिया किस पर, बरार पर, और अपने में विलय कर लिया था। ठीक है, उसके बाद बरार भी क्या हुआ, बरार हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 1574 में अहमदनगर में विलय। तो इसका इतिहास मैंने आपको बता दिया इस लिस्ट में पूरा का पूरा। ठीक है, शुरुआत हुआ था 1484 में, बरार बहमनी से अलग हुआ, सबसे पहले अलग हुआ, और इमाद शाह शासक जो है संस्थापक रहा इसका। और याद रखिएगा अहमदनगर ने इस पर आक्रमण करके जो है अपने आप पे 1574 में विलय कर दिया इसका, यानी अब बरार जो है समाप्त हो गया, अहमदनगर में चला गया। ठीक है, बात आती है याद रखिएगा बीदर की। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर याद रखिएगा बीदर के बारे में। तो बीदर जो है ना, ये आपका 1526 में, जैसे ही आप पानीपत के युद्ध के बारे में देखते हैं, याद रखिएगा, तो 1526 में जो है ना बीदर अलग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अमीर अली बरीद ने इसे स्थापित किया था, अमीर अली बरीद। ठीक है, 1526 का समय है, याद रखिएगा बीदर। और याद रखिएगा बीदर जो है ना 1526 की अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये याद रखिएगा कि ये सबसे अंतिम में अलग हुआ था। ठीक है, बीदर जो है, बरार और बीदर एक दूसरे का अपोजिट है, बरार सबसे पहले, बीदर सबसे अंतिम में। ठीक है, याद रखिए 1526 सबसे लेट है, याद रखिएगा। ठीक है, और वंश की बात करें तो बरीद शाही वंश जो है यहां पर स्थापित हुआ था। ठीक है, इसका हुआ क्या, तो याद रखिएगा पहले तो वंश याद रखिएगा। ठीक है, तो बरीद है तो बरीद शाही वंश है यहां पर। और साथ ही साथ अगर हम अंतिम समय की बात करें तो 1618 में याद रखिएगा। ठीक है, 1618 में जो है इस क्षेत्र को पुनः बीजापुर ने क्या किया था, इस क्षेत्र को फिर से आक्रमण किया और अपने में मिला लिया था। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा कि 1618 में जो है बीजापुर में विलय हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये सभी जो आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो याद रखिएगा सभी के फैसले याद रखिए। ठीक है, कभी वंश में पूछा जाता है, याद रखिएगा कि बरीद शाही वंश कहां पर स्थापित हुआ था या कौन सा साम्राज्य था। तो देखिए क्वेश्चंस के लेवल पे ना ये थोड़ा टफ लेवल जाता है, मतलब अगर आपके में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो याद रखिएगा इसको ऐसे याद कर सकते हैं, याद रखिएगा बरार। ठीक है, तो बरार को पहले ही याद रखना है आपको। ठीक है, ये हमेशा आप ऐसे करें कि बहमनी जब भी बात किया जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बरार जो है सबसे पहले अलग हो गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा आपको याद रखना है कि 1484 में ये अलग हुआ था, और बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले अलग होने के साथ साथ जो है 1574 में जो है अहमदनगर में विलय भी हो गया था। ये मतलब ये आपस में खूब लड़ते थे, याद रखिएगा। मैं आपको एक बात समझाता हूं, जब भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना तो ये पता चलेगा आपको कि आपसी लड़ाई काफी ज्यादा थी इनकी, लेकिन इनका मुख्य शत्रु कौन था, विजयनगर। तो जब बात आती है ना आपस में लड़ने की, तो ये आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब बात आती है विजयनगर से लड़ने की तो फिर एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा समझिए जैसे भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है ना, तो आपस में लड़ते हैं, लेकिन बात जब दूसरे पड़ोसी से लड़ने की आती है तो भाई एक साथ हो जाते हैं और फिर पड़ोसी से लड़ जाते हैं। ठीक है, तो वही सिचुएशन यहां पर इस समय में होता है, याद रखिएगा। तो बीदर के बारे में याद रखिएगा सबसे अंतिम में अलग हुआ था। ठीक है, 1526 में। साथ ही साथ जो है याद रखिएगा बरीद शाही वंश, और अंतिम में 1618 में जो है ये बीजापुर के साथ विलय हो जाता है। ठीक है, तो विलय फ्री में नहीं हुआ था, लड़कर हुआ था, याद रखिएगा, यानी अपने आप में जो है हार कर ये बीजापुर में विलय हो गया था। ठीक है, और 1618 का समय हुआ था ये। ठीक है, अमीर अली बरीद संस्थापक थे इसके। इसके बाद आता है आपका अहमदनगर। तो याद रखिएगा अहमदनगर जो है 1490 में जो है मलिक अहमद के द्वारा स्थापित 1490 में यह स्थापित हुआ था। ठीक है, और अहमदनगर है, याद रखिएगा, सॉरी अहमद है जो है मलिक अहमद, तो अहमदाबाद सॉरी अहमदनगर जो है इससे डेवलप हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा जब यहां के राजवंशों की बात की जा रही थी तो याद रखिएगा निजाम शाही राजवंश जो है यहां पर स्थापित हुए थे।
ठीक है, निजाम शाही राजवंश। साथ ही साथ याद रखिएगा इनका क्या हुआ, तो याद रखिएगा जब मुगलों का आक्रमण होता है, भारत में मुगल स्थापित हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, तो अंतिम तौर पर याद रखिएगा शाहजहां ने जो है ना, हालांकि बाबर ने सबसे ज्यादा जो है याद रखिएगा इसमें पूरा जो अभियान हुआ है, ठीक है, उन अभियानों में जो है ना बाबर, ठीक है, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, तो शाहजहां के समय याद रखिएगा 1633 के समय जो है ना ये समाप्त होता है, याद रखिएगा। यानी जब शाहजहां का नाम आता है याद रखिएगा तो समझ जाइएगा कि ये मुगल के साथ जो है जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो अहमदनगर जो है याद रखिएगा आपके शाहजहां के समय जो है 1633 में, याद रखिएगा, ठीक है, 1633 में शाहजहां ने साम्राज्य में विलय कराया, ठीक है। तो याद रखिएगा शाहजहां ने जो है अपने मुगल साम्राज्य में से मिला लिया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है याद रखिएगा गोलकुंडा की, ठीक है, तो गोलकुंडा वैसे ही बहुत फेमस था, याद रखिएगा, गोलकुंडा के समय, ठीक है। तो गोलकुंडा जो है 1512 में जो है कुली कुतुब शाह के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा का क्षेत्र, याद रखिएगा, समय है 1512, ठीक है। तो कुली कुतुब शाह संस्थापक था यहां का, और याद रखिएगा इसने जो है कुतुब शाही वंश की स्थापना की थी यहां पर, ठीक है, कुतुब शाही वंश, ठीक है, कुतुब शाही वंश की स्थापना की इसने। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि अंतिम तौर पर याद रखिएगा जब दो नगर, खासकर गोलकुंडा और बीजापुर की बात होती है, तो याद रखिएगा इन दोनों को समाप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति है, याद रखिएगा, और वो है, देखिए, जब भी आप दक्षिण अभियान की बात करेंगे तो दक्षिण अभियान में कुछ ही लोग का नाम आता है, जैसे औरंगजेब ने किया था, ठीक है, औरंगजेब का नाम आता है, उसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है और अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। ये तीन ही व्यक्ति हैं, याद रखिए, जिनका दक्षिण अभियान बहुत फेमस रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे खतरनाक किसका रहा है, कोई बता पाएगा? खिलजी का, क्योंकि आपने ये पढ़ा है। अभी आप औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा उससे भी ज्यादा खतरनाक था ये, ठीक है, औरंगजेब के बारे में। उसने अपना 25 साल दक्षिण में बिता दिया, ठीक है, मतलब इतना खतरनाक टाइम इसने दक्षिण को बढ़ाने में रखा, याद रखिएगा, कि उसने अपना 25 साल तक खो दिया। यहां पर सोच के देखिए कि किसी इंसान का 25 साल जो है एक ही एरिया में उसको जीतने में लगा है, ठीक है, तो वो कितना ज्यादा एग्रेसिव होगा उस क्षेत्र को पाने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा उसने जो है गोलकुंडा और बीजापुर दोनों को जो जीतने में, याद रखिएगा, प्रयास किया और अपने आप में मुगल साम्राज्य मिला लिया था। औरंगजेब का नाम, याद रखिएगा, इन दोनों को जीतने में उसी का नाम है, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा तो औरंगजेब ने जो है गोलकुंडा को 1687 में, 1687 में मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब ने, ठीक है। बात करें बीजापुर की तो याद रखिएगा बीजापुर जो है आदिल शाही वंश में यूसुफ आदिल शाही, ठीक है, यूसुफ आदिल शाही ने इसे स्थापित किया था, याद रखिएगा यूसुफ आदिल शाही नाम, याद रखिएगा, ठीक है। और कब स्थापित किया था, तो 1489 में, 1489 में से स्थापित किया, ठीक है। और वंश का नाम था आदिल शाही वंश। और जैसा कि मैंने बताया कि औरंगजेब ने दोनों को समाप्त किया था, याद रखिएगा। तो एक जो है आपका ये 87 का है और ये 86 का है, ठीक है। 1686 में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था इसको, ठीक है। बीजापुर के लिए दो तीन बातें जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीजापुर के लिए आपने सुना होगा कि हुसैन निजाम शाह के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अली आदिल शाह जो था यहाँ का शासक, ठीक है, आदिल शाही वंश है, याद रखिएगा, बीजापुर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के आदिल शाही वंश में होने के कारण याद रखिएगा एक व्यक्ति, इसका शासक जो था अली आदिल शाह, एक शासक था जिसका नाम क्या था, अली आदिल शाह, ठीक है। तो उसका जो विवाह हुआ था, याद रखिएगा, हुसैन निजाम के, अहमदनगर के हुसैन निजाम जो थे, याद रखिएगा, ये आपने पढ़ा अहमदनगर के बारे में। यहाँ का शासक था हुसैन निजाम, निजाम शाही हुसैन निजाम, उसकी पुत्री थी, याद रखिएगा, चांद बीबी, नाम याद रखिएगा चांद बीबी का, ठीक है। आप चाहे तो इसको फैक्ट करके याद कर लीजिएगा बीजापुर के क्षेत्र में फैक्ट पर, ठीक है, विशेष पर याद रखिएगा, ठीक है।
अली आदिल शाह, ठीक है, इसका जो विवाह हुआ था अहमदनगर के, ठीक है, हुसैन निजाम की पुत्री के साथ हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, जिसका नाम था चांद बीबी। क्यों आप इसको पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण जो है ना इसी ने कराया था, ठीक है। और कई बार आपने चांद बीबी का मकबरा सुना होगा इस तरीके से नाम, ठीक है, तो याद रखिएगा बीजापुर का गोल गुंबद, ठीक है, अली आदिल शाह ने बनवाया था इसको, ठीक है। बाकी गोलकुंडा को तो आप जानते ही हैं, गोलकुंडा जो है याद रखिएगा कुतुब शाही वंश के संबंध में, और याद रखिएगा इसी ने जो है कुतुब शाह ने ही क्या किया था, हैदराबाद की स्थापना की थी, तो ये याद रखिएगा हैदराबाद जो शहर है आपका, ठीक है, या नगर है, उसकी स्थापना की थी, और चार मीनार भी इसका निर्माण कराया था हैदराबाद में, कौन, कुतुब शाह ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह जो है, ठीक है। और आपको पता होगा कि हीरो के लिए जो है ना गोलकुंडा कितना फेमस है, ठीक है, और कोहिनूर हीरा के बारे में तो आप जानते ही है, यहीं से आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा दक्कन का लोमड़ी किसे कहा जाता है, दक्कन का लोमड़ी, ठीक है, तो याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा लोमड़ी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो याद रखिएगा अमीर अली बरीद को, ठीक है, दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है, बहुत चालाक आदमी था, याद रखिएगा, ठीक है, बीदर का संस्थापक है, याद रखिएगा। और फिर अब क्वेश्चन आता है तालीकोटा युद्ध के बारे में, याद रखिएगा, तो तालीकोटा युद्ध में जो है आपको पता होगा, तालीकोटा के युद्ध जो है राम राय के संयुक्त सेना थी विजयनगर साम्राज्य के साथ, और तालीकोटा के युद्ध में जो है एक तरफ था महासंघ किसका, बहमनी साम्राज्य का, ठीक है, महासंघ, इसमें कौन शामिल नहीं हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा बरार जो है इसमें शामिल नहीं हुआ था, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा बाकी जो लोग शामिल हुए थे उसमें इन सबको शामिल करने, चूंकि मैंने बताया इनके मध्य क्या है, लड़ाई है, आपसी लड़ाई है, किसने सबको शामिल कराया था, ये क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसमें निजाम हुसैन, ठीक है, जिसकी पुत्री का विवाह जो है याद रखिएगा अली आदिल शाह के साथ हुआ, तो निजाम हुसैन ने क्या किया था, सभी को एक जो संगठन था स्थापित करके जो है इस प्रकार से एक संगठन बनाया और इसे महासंघ का नाम दिया था, ठीक है, और तब जाकर तालीकोटा का युद्ध होता है, याद रखिएगा 1565 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा तालीकोटा के युद्ध के बारे में, और जो फैक्ट है वो याद रखिएगा कि अहमदनगर का जो है निजाम शाही वंश में, याद रखिएगा इसमें हुसैन निजाम जो व्यक्ति है, याद रखिएगा इसी ने इस संगठन को स्थापित किया था जिसमें सभी की संयुक्त सेना को एक साथ शामिल कराया था, ठीक है, तब जाकर जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो हुसैन निजाम के द्वारा जो है दक्कन के जितने मुस्लिम राज्य थे, याद रखिएगा उन सबको, ठीक है, एक सैनिक संगठन के तौर पर किया, और फिर इसके बाद जो है राम राय के संयुक्त सेना से जो है इसने लड़ाई की थी, याद रखिएगा, और इस तरीके से बहमनी साम्राज्य जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इसमें जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको, तो ये सारे फैक्ट याद रखना है आपको बहमनी साम्राज्य के। तो बहमनी साम्राज्य में याद रखिएगा इसके 5 टुकड़े आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला टुकड़ा कौन सा है, बरार, दूसरा बीदर, तीसरा अहमदनगर, चौथा गोलकुंडा, और उसके बाद बीजापुर। एकदम सोते भी रहेंगे ना तो भूलना नहीं है, याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य के जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी लेवल पर क्वेश्चन होगा, ठीक है। प्लस इसमें कौन सा वंश किस क्षेत्र पर है ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो बरार का इमाद शाही वंश, ठीक है, याद रखिएगा, याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। तो इमाद शाही वंश जो है बरार के पास, ठीक है। बरीद वंश याद रखिएगा, या बरीद शाही वंश बीदर, तो ये बहुत आसान है, बरीद बीदर, ठीक है, तो बरीद बीदर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अहमदनगर के लिए याद करना है तो हुसैन को याद कर लीजिए, अहमदनगर जो है, ठीक है, निजाम शाही वंश, ठीक है। तो याद रखिएगा निजाम जब भी बोलेंगे ना तो आपको लगेगा, और याद रखिएगा कि निजाम लोग का जो पूरा एरिया है ना वो आपका हैदराबाद एरिया है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गोलकुंडा की कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद बनाया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बनाया हैदराबाद को इसने था, लेकिन टुकड़ों के साथ जो है हैदराबाद खिसक गया, याद रखिएगा। एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि हैदराबाद को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने, यानी नगर की स्थापना की थी कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, और अहमदनगर का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा उसमें निजाम शाही हो गए, गोलकुंडा में हो गए आपके कुतुब शाही वंश, गोलकुंडा कुतुब शाही वंश, और बीजापुर में आपका आदिल शाही वंश, ठीक है। ये आपको याद रखना है सभी वंशों के बारे में। जब क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला होगा, मतलब जब आप टफेस्ट क्वेश्चन को फेस करेंगे, याद रखिएगा तब आएगा आपका कि ये किस वर्ष स्थापित हुआ है, 1484, ठीक है, 1526, फिर उसके बाद 1490, और उसके बाद 1512 और 1489, ठीक है। तब जाकर ये क्वेश्चंस जो है बहुत टफ लेवल पे जाएगा, जब आपके स्थापना तक का पूछा जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन तालीकोटा के युद्ध का डेट याद रख लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए तो आज आपने जो है बहमनी साम्राज्य पढ़ा, और इससे 10 क्वेश्चन लगभग आप खुद से कवर करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और
अगर आप लोग को क्वेश्चंस देखने हैं कि किस लेवल पर क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है इसके वीडियोस के लेवल पर, ठीक है, क्योंकि अभी क्लास में क्वेश्चंस कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वीडियो मतलब जो हमारे क्लास का जो टाइम जोन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इतिहास के लिए हमने अभी लगभग कितने क्लास कर लिए हैं, तो लगभग 70-72 क्लास किए हुए हैं, ठीक है। तो अभी आने वाले समय में हम लोग का प्रयास है कि 90 दिन के अंदर जो है हम सारे क्लास को कंप्लीट करें। तो ऐसे में समझिएगा कि अगर एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन पेपर में चले जाएंगे या क्वेश्चन पे चले जाएंगे तो हो सकता है गैप और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। इसलिए जो है आप या तो वीडियोस के तरीके से जो है इसको क्वेश्चंस को, खासकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि हम एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। चलिए इवन सभी टॉपिक के पर हम डिस्कस करेंगे कि सभी टॉपिक के 40-50 क्वेश्चन जो है आपके पास पहुंचे ताकि आप उसे कंपेयर कर सकें एमसीक्यू के तौर पर, ठीक है।